भारत दुनिया की अगली फैक्ट्री बनना चाहता है। एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी सपना। पर क्या ये दाव काम करेगा? आइए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, इसके पीछे पैसा लगा था। कितना? पूरे 23 अरब डॉलर। जी हाँ, 23 अरब डॉलर। इससे पता चलता है कि भारत इस गेम को लेकर कितना सीरियस था। तो सवाल ये उठता है कि रातों रात इतना बड़ा फैक्ट्री एम्पायर खड़ा कैसे किया जाए? मतलब ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। यही वो सबसे बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए भारत एक जबरदस्त पॉलिसी लेकर आया। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की। भारत की शायद अब तक की सबसे एम्बिशियस स्कीमों में से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आसान भाषा में कहें तो पीएलआई। तो ये पीएलआई स्कीम आखिर थी क्या भला? देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल भी। मार्च 2020 में सरकार ने कहा, सुनो, जो भी कंपनी इंडिया में ज्यादा सामान बनाएगी और बेचेगी, हम उसे सीधा कैश इनाम देंगे। बस इतना ही। अब देखिए, पीएलआई का मकसद सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करना नहीं था, इसके पीछे के इरादे कहीं ज्यादा बड़े थे। पहला, 14 जरूरी सेक्टर्स में देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। दूसरा, लाखों करोड़ों नई नौकरियां बनाना। तीसरा, चीन जैसे देशों से इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम करना। और चौथा, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा पावरफुल प्लेयर बनाना। और लक्ष्य कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। देश की पूरी इकोनॉमी यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा करीब 15% था, उसे सीधे 25% पर ले जाना था। मतलब इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल देने की तैयारी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर बनी योजनाएं और जमीन की हकीकत, इनमें हमेशा एक फासला होता है। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि पीएलआई स्कीम का हुआ क्या। तो नतीजे कैसे रहे? सच कहें तो एक मिली जुली तस्वीर सामने आई। एक तरफ तो कुछ सेक्टर्स ने कमाल ही कर दिया, जैसे मोबाइल फोन, जहां प्रोडक्शन 63% बढ़ गया, और फार्मा एक्सपोर्ट्स तो लगभग डबल हो गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। सोलर पैनल, टेक्सटाइल, स्टील, ये सब बहुत जरूरी सेक्टर अपने टारगेट से मीलों पीछे रह गए। अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो आंकड़ा था 151.93 अरब डॉलर। सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा और शानदार लगता है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। ये जो इतना बड़ा नंबर लग रहा है, ये असल में टारगेट का सिर्फ 37% था। सिर्फ 37%। मतलब जो सोचा था और जो हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, कई कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन डेडलाइन मिस कर दी। जो सब्सिडी मिलनी थी वो सरकारी फाइलों में अटक गई। और ऊपर से लाल फीताशाही यानी रेड टेप ने पूरी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने फैसला किया कि इस स्कीम को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्कीम पूरी तरह फेल हो गई, एक नाकामी थी? शायद इतना आसान जवाब नहीं है। ये सवाल हमें कहानी के एक ज्यादा गहरे, ज्यादा स्ट्रेटेजिक एंगल की तरफ ले जाता है। देखिए, पीएलआई को सिर्फ एक फेलियर की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। इसे ऐसे देखिए कि एक ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े खेल में एक महंगी ट्यूशन फीस थी। एक ऐसा सबक जिसने भारत को सिखाया कि आज की दुनिया में असली गेम है क्या। आज की तारीख में ग्लोबल ट्रेड सिर्फ इस बात पर नहीं टिका कि किस सामान पर कितना टैक्स लगता है। नहीं, असली खेल है रूल्स का। नियम कौन बनाता है? एक मशहूर कहावत है कि मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ के बारे में नहीं, रूल्स के बारे में है। और जाहिर है, जो नियम बनाता है, गेम वही जीतता है। और ये सारे नियम कहाँ लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए में। इन्हें सिर्फ एक ट्रेड डील मत समझिए, ये आने वाले कई दशकों के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट होते हैं। और भारत ने यही सीखा कि असली पावर सिर्फ फैक्ट्री में सामान बनाने से नहीं, बल्कि इन समझौतों की टेबल पर बैठकर नियम बनाने से आती है। तो फिर भारत की असली ताकत है क्या? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में है? नहीं, भारत की असली सुपर पावर है उसका सर्विस सेक्टर। हमारी इकोनॉमी का करीब 61% हिस्सा यहीं से आता है। और यही सर्विस सेक्टर दुनिया भर से होने वाली ट्रेड निगोशिएशंस में भारत का सबसे बड़ा तुर्प का इक्का है। सोचिए, 200 अरब डॉलर से ज्यादा का सर्विस एक्सपोर्ट। इसी दम पर भारत अब टैरिफ की बजाय वीजा नियमों पर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पर बात करता है। ये वो चीजें हैं जो हाई स्किल, हाई पेइंग जॉब्स बनाती। तो कुल मिलाकर पीएलआई के इस पूरे अनुभव ने भारत की ट्रेड पॉलिसी को एक नई
और हम कहेंगे कि एक ज्यादा समझदार दिशा दी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो पहले से कहीं ज्यादा सधी हुई और सेल्फ अवेयर है। अब भारत एक डबल गेम खेल रहा है, एक 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी अपना रहा है। एक तरफ वो अपने कमजोर सेक्टर्स जैसे कि डेयरी, जिस पर 8 करोड़ परिवार निर्भर है, उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी तरफ अपने सबसे मजबूत सेक्टर्स जैसे फार्मा, जो अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएं देता है, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि ट्रेड डील्स में अपनी बात मनवा सके। तो आखिर में पीएलआई के इस महंगी ट्यूशन से भारत ने क्या सबक सीखे? चलिए 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। दूसरा, कागजी कार्रवाई कम करो, प्रोसेस को आसान बनाओ। तीसरा, एक साइज सब पर फिट नहीं होता, मतलब हर सेक्टर के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी असली ताकत को पहचानो, जो कि है हमारा सर्विस सेक्टर। तो आखिरी सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां डी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, क्या भारत की ये सदी हुई कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी ग्लोबल इकोनॉमी की रेस जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।